नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बात हो रही है साल 2019 की। वो साल जो बीत तो रहा है, लेकिन इस साल के बीतने के साथ ही वो जख्म भी बरबस ही याद आ रहे हैं जो साल 2019 में मिले। चाहे वो भोपाल का नाव हादसा हो या इंदौर का आंख फोड़वा कांड, अतिवृष्टि से बर्बाद किसान की कहानी हो या उन खास शख्सियतों का दुनिया से चले जाना जिन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो आइए देखते हैं 2019 के जख्म। दुनिया में आना और जाना ये रीत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जाने पर उनकी कमी की भरपाई संभव ही नहीं। ऐसी ही शख्सियत थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जो 21 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिनके विरोधी भी मुरीद थे, और मुरीद क्या बल्कि उनसे गहरी दोस्ती थी। पहले बुलडोजर मंत्री के नाम से पहचाने जाने वाले, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक संभालने वाले बाबूलाल गौर 89 साल की उम्र में 21 अगस्त 2019 बुधवार सुबह इस दुनिया को अलविदा कह गए। गौर एकमात्र बीजेपी के नेता थे जो लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीते। उनका बेबाक अंदाज हर किसी को उनका मुरीद बना देता। आखिरी वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहने वाले बाबूलाल गौर राजनीति भी अपने अंदाज में करते। भले ही सूबे में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब भी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर सदन के भीतर से लेकर बाहर तक अपने बयानों से अपनों को ही घेरने का मौका न छोड़ते। गौर का जन्म 2 जून 1930 को यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन मध्य प्रदेश में तैयार हुई। पहले वे भोपाल के कपड़ा मिल में मजदूरी करते थे। इसके बाद 1974 से उन्होंने विधानसभा की राह जो पकड़ी, तो 2013 तक उनका ये सफर बगैर किसी रुकावट के चलता रहा। 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने मंत्री पद की कमान संभाली। 2003 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। उमा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ वक्त ही गुजरा कि कर्नाटक की हुबली कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। 10 साल पुराने मामले में उमा भारती को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा था। उमा ने गौर को ये सोचते हुए मुख्यमंत्री बनवाया कि वे जब कहेंगी गौर त्यागपत्र दे देंगे। वहीं जब साल 2018 का विधानसभा चुनाव आया, तो बाबूलाल गौर ने एक बार फिर से टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता दी। वो भी तब जब पार्टी बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करा रही थी। पार्टी ने मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन गौर नहीं माने। आखिर में उन्हें टिकट भले ही न मिल सका, लेकिन उन्होंने अपनी बहू कृष्णा गौर को तो टिकट दिला ही दिया। जबकि उन्हीं के समकक्ष सरताज सिंह जैसे दिग्गज नेता को चुनाव का टिकट न मिलने के कारण बीजेपी को बाय बाय कहना पड़ा। गौर ने राजनीति का हर दौर देखा, हर दौर में खुद को फिट किया, हर चुनौती का डटकर सामना किया, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी तबीयत जवाब देने लगी। और फिर 21 अगस्त 2019 को खबर आई कि बाबूलाल गौर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बाबूलाल गौर के अलावा इस साल प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री चले गए। राजनीति के संत कहलाने वाले और मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। जब जब मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, तो उसमें कैलाश जोशी का नाम भी जरूर लिया जाएगा। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, वो जिन्होंने 1952 से देखा हुआ जनसंघ का सपना 1977 में पूरा किया।
जनसंघ की स्थापना से ही उसके सदस्य बने कैलाश जोशी ने 1955 में हाटपिपलिया नगर पालिका के अध्यक्ष का पद संभाला और उसके बाद उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ तो वो अनवरत जारी रहा। देवास की बागली विधानसभा सीट से कैलाश चंद्र जोशी 8 बार विधायक चुने गए। देश में जब इमरजेंसी लगी तो कैलाश चंद्र जोशी को भी सिक्कों के पीछे डाल दिया गया और इमरजेंसी हटने के बाद जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने उन सभी प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जहां जहां कांग्रेस का शासन था। मध्य प्रदेश में भी सरकार बर्खास्त हो गई और नई सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली 1972 से 77 तक नेता प्रतिपक्ष रहे कैलाश जोशी ने। वो दिन था 24 जून 1977 जब जोशी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें सीएम पद से बाद में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी का गठन होने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कैलाश जोशी का राजनीतिक सफर जारी था। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा तो बाद में एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। इसके बाद 2004 से 2014 तक भोपाल लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन इतना लंबा राजनीतिक सफर होने के बाद भी कैलाश जोशी पर एक दाग नहीं था। जोशी की छवि और सादगी ऐसी कि जब वे कैबिनेट मंत्री बने तो उनके पास एक कार तक नहीं थी और उनकी इसी सादगी और छवि के चलते उन्हें राजनीति के संत की उपमा दी गई। 2014 के बाद जोशी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था और फिर 3 साल तक बीमारी से जूझने के बाद 91 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने 24 नवंबर 2019 को अंतिम सांस ली। राजनीति के संत के जाने पर पूरे राजनीतिक जगत में शोक छा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर राजकीय शोक घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। इसी साल एक ऐसी शख्सियत ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया जिनका जाना हर किसी को खला। मध्य प्रदेश के विदिशा से 2 बार सांसद रह चुकी सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विदेश मंत्रालय संभालने के बावजूद उन्होंने अपने काम से दुनिया के हर कोने में मौजूद हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग जगह बनाई। साल 2019 एक ऐसा जख्म भी देकर गया जिसके बारे में जब जब ख्याल आएगा पलकें भिगो जाएगा। प्रखर वक्ता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अचानक से दुनिया को अलविदा कह जाना हर किसी को अखरा। जब सुषमा जी के अवसान की खबर मिली तो हर कोई स्तब्ध था। बार बार यही सोचता, काश ये झूठ होता। वो जब बोलती थी तो हर कोई उन्हें ही सुनता था। गौर से, धैर्य से, गजब की वाक्पटुता थी उनमें। उनकी राजनीति में जितनी तेजी और चतुरता थी तो वहीं सामाजिक जीवन में उतनी ही ममतामयी छवि। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा से होते हुए राज्यसभा सदस्य बनी। अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हुए सुषमा स्वराज ने 2 बार लोकसभा में दिल्ली की नुमाइंदगी की और फिर 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी। सुषमा साल 2003 से 2004 तक केंद्रीय मंत्री भी रहीं। इसके बाद 2004 और 2009 में मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से वे लोकसभा पहुंच गईं। और केंद्र में जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी तो उन्हें विदेश मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वो भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता थी जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। वो किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी थी। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहती थी। विदेश में फंसे लोग बतौर विदेश मंत्री उनसे मदद मांगते, चाहे पासपोर्ट बनवाने का काम ही क्यों ना हो, वो किसी को निराश नहीं करती थी। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ती रही और नवंबर 2016 में ट्वीट कर उन्होंने आम लोगों को अपनी किडनी के खराब होने की जानकारी दी। हालांकि बाद में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया,
लेकिन तबीयत नासाज होने के चलते नवंबर 2018 में सुषमा ने ऐलान कर दिया कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले ही सुषमा स्वराज ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने पर ट्वीट किया और अपनी मौत से महज कुछ घंटे पहले सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट होगा। 6 अगस्त 2019 को उनके देहांत के साथ ही भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब बात उस आवाज की जो 30 सालों से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को हक दिलाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इसी साल 14 नवंबर को यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब्दुल जब्बार, जिन्हें लोग जब्बार भाई कहकर पुकारते थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए। कौन भूल सकता है साल 1984 की वो काली रात, जब भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को रात के स्याह अंधेरे में मौत नाची थी। हर तरफ चीख पुकार का मंजर था, कोई नहीं भूल सकता। या यूं कहें, एक शख्स था जिसने इस हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और लोगों को विश्व की सबसे भयंकर औद्योगिक त्रासदी में शुमार भोपाल गैस हादसे को भूलने नहीं दिया। अब्दुल जब्बार, ऐसा नाम जिसने पीड़ितों के हक के लिए जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन 14 नवंबर 2019 की रात यह आवाज खामोश हो गई। अब्दुल जब्बार नहीं रहे। अब्दुल जब्बार विश्व की भयावह औद्योगिक त्रासदी के बाद से लगातार भोपाल गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। जब्बार भाई के नाम से पुकारे जाने वाले अब्दुल जब्बार का गैर सरकारी भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन 3 दशक से भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के हक के लिए लड़ रहा था। बल्कि ये कहें कि पीड़ितों को जो हक मिला वो जब्बार के लंबे संघर्ष के कारण ही हासिल हुआ। गैस त्रासदी में जब्बार ने अपने माता पिता और भाई को खो दिया था। उन्होंने खुद भी उस जहरीली गैस की मार झेली थी। दूसरों के हक के लिए संघर्ष में अपनी जिंदगी का सुख चैन भूलने वाले अब्दुल जब्बार अगले बरस तो जल्दी आके जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई हो रही थी। गणेश पांडालों से मूर्तियां विसर्जन के लिए झांकियों के साथ निकल चुकी थीं और बप्पा को विदाई देने के बाद जब शहर नींद के आगोश में था, तभी भोपाल के छोटा तालाब के खटलापुरा घाट पर तड़के हुए हादसे ने हर तरफ मातम फैला दिया। उत्साह और उल्लास अचानक से मातम में तब्दील हो जाएगा, किसी ने सोचा तक न था। भोपाल में गणेश उत्सव तब गहरे मातम में तब्दील हो गया जब गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया और 11 परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया। 2 नावों पर सवार होकर 19 युवक छोटा तालाब के खटलापुरा घाट पर विसर्जन के लिए उतरे। विसर्जन करने में सुबह के 4:30 बज गए थे, लेकिन उत्साह कम न हुआ। जयकारों के साथ बप्पा को विदाई देने के लिए युवकों ने प्रतिमा को तालाब में उतारा ही था
कि हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ आता तब तक एक नाव पलटने लगी थी। जान बचाने के लिए युवक दूसरी नाव पर कूदे कि तभी दूसरी नाव भी बेकाबू होकर पलटने लगी। देखते ही देखते बप्पा के जश्न का हो हल्ला चीख पुकार में तब्दील हो गया और शुरू हो गई जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद। हादसे की खबर मिलते ही गोताखोर लगाए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हुआ, पर हुआ वही जो होने को मंजूर था। 11 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए। भोपाल में हुए इस हादसे ने एक साथ कई सवाल खड़े किए। कई जगह चूक हुई, कई लापरवाहियां उजागर हुई। मसलन बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रेमपुरा घाट पर इंतजाम थे, तो खटलापुर में बड़ी मूर्तियों का विसर्जन करने से रोका क्यों नहीं गया? कैसे ये लोग नाव में बैठ गए? नाव में बैठते वक्त इन्हें सेफ्टी जैकेट नहीं दी गई थी। जब ये डूब रहे थे तो सिर्फ 2 गोताखोर मदद के लिए पहुंचे थे। मूर्ति विसर्जन के लिए 2 नाव जोड़कर एक बनाई गई थी। ये वो लापरवाहियां थीं जिनके चलते हादसा हुआ, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। घटना पर सवाल उठे और साथ ही मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश हुई। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 11 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। साथ ही मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए। लेकिन इस सब के इतर गणपति बप्पा को अगले बरस जल्दी आने का न्योता देने वाले दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अब अगले बरस बप्पा तो आएंगे, लेकिन बप्पा के वो भक्त उनका स्वागत करने के लिए मौजूद न होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। साल 2019 एक और जख्म दे गया, साथ ही दे गया सबक, अगर सीखा जाए तो। इंदौर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आई हॉस्पिटल पहुंचे 15 लोगों को पता तक न था कि जहां से वो रोशनी की आस में पहुंचे वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। इंदौर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद 15 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ऑपरेशन के दौरान हुए संक्रमण के कारण रोशनी गई है। कुछ मरीजों को इलाज के लिए सरकारी खर्च पर चेन्नई भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही उजागर हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने मिलकर न सिर्फ 8 दिन तक घटना को छिपाए रखा, बल्कि ओटी सील करने के बाद सैंपल भेजने में भी 6 दिन लगा दिए। इस पूरे मामले में अंधत्व निवारण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर टीएस खोरा की सबसे पहले सस्पेंड किया गया। उसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी तुरंत कार्रवाई, हाथ के हाथ जांच कमेटी बन गई। डॉक्टर को, राजू रमन को चेन्नई से बुला लिया गया। शासन के खर्च पर 3 लोगों को चेन्नई भेज दिया गया। हालांकि इस घटना के पहले 2010 में भी यहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के फेल होने के चलते 18 लोगों की आंखों की रोशनी गई थी और तब अस्पताल को मोतियाबिंद के ऑपरेशन और शिविर के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था। लेकिन पाबंदियां कुछ महीनों के लिए ही रही। अस्पताल में फिर से ऑपरेशन शुरू हो गए और फिर एक बार 15 लोगों के जीवन में अंधकार छा गया। हालांकि सरकार ने पीड़ितों का चेन्नई के शंकर नेत्रालय में इलाज भी कराया, लेकिन फायदा न हुआ और आज भी मरीजों को सहायता न मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। इधर हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को अस्पताल का लाइसेंस बहाल करते हुए सीएमएचओ का 17 अगस्त 2019 को दिया गया आदेश भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि सुनवाई का अवसर दिए बगैर कार्रवाई की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर के इस आंख फोड़वा कांड के पीड़ित अब भी सरकार से मदद की उम्मीद में बैठे हैं। न तो उन्हें मकान मिला, न ही पेंशन। धार कलेक्टर पीड़ितों से मिले तक नहीं और एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर से पूछताछ तक नहीं की। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर, मध्य प्रदेश। 2019 के साल में आसमान से बरसी आफत ने भी हाहाकार मचाया। पर्यावरण से खिलवाड़ और जलवायु परिवर्तन का नतीजा यह हुआ कि सूखे की चिंता में कब भारी बारिश से हुई परेशानी तब्दील हो गई, पता तक न चला। इस साल हुई भारी बारिश ने भी कई जख्म दिए। शहर पानी में समा गया।
मंदसौर में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। बाढ़ के कारण मची तबाही में 44 लोगों की जान चली गई। 870 पशु बाढ़ में बह गए। आगर मालवा में करीब 80 इंच से ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई, जो सामान्य से दोगुनी थी। भारी बारिश के चलते यहाँ 16 मौतें हुई, कई मकान गिरे, हजारों किसानों की फसल चौपट हो गई। शहर में नाव चलने लगी, थाना हो या अस्पताल, सब पानी पानी हो गया। हालांकि भिंड में इस बार बारिश तो औसत रही, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश के चलते यहाँ के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। उफान पर आई चंबल ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, बैतूल, होशंगाबाद, शाजापुर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, टीकमगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, विदिशा और भोपाल में भी भारी बारिश ने खूब नुकसान किया। कृषि प्रधान जिले शाजापुर में खेतों में खड़ी 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सोयाबीन फसल बर्बाद हो गई। यहाँ 24 लोगों की जान चली गई। वहीं रतलाम में 27,208 हेक्टेयर की फसल बारिश में खराब हो गई। बारिश का कहर ऐसा कि रतलाम में सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। उधर लगातार बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर 967 फीट पर पहुंच गया। लेकिन बारिश से बर्बादी के जख्मों को सहने के बाद बाढ़ की राहत राशि को लेकर शुरू होने वाली राजनीति के जख्मों ने सूबे की जनता को और दर्द दिया। राहत राशि को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खूब सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, कईयों ने अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन बाढ़ और राजनीति दोनों ने इस साल सूबे को दर्द ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश डेस्क। तो साल 2019 अलविदा कह रहा है। इस साल प्रदेश ने बहुत कुछ देखा, उपलब्धियां, सियासत, उड़ान के साथ ही दर्द भी सहा।